तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग धूम कोहरे के कारण होता है? ऑप्शन ए रिकेट्स, बी ब्रांकाइटिस, सी सांस लेने में तकलीफ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों अब इसे डिटेल में समझते हैं कि ऑप्शन डी ही क्यों है, इसका आंसर डी ही क्यों है। तो चलिए, धूम के संपर्क में आने से विशेष रूप से वायु प्रदूषण का स्तर, उच्च श्वसनीय शोथ, ब्रोंकाइटिस सहित श्वसन तथा स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो सकती है और यह पहले से मौजूद सांस लेने की समस्या को बढ़ा सकता है। साथ ही ये रिकेट्स का एक द्वितीय कारण भी हो सकता है। यहाँ बताया गया है कि धूम श्वसन स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकता है। श्वसनीय शोथ, ब्रोंकाइटिस परिभाषा समझते हैं हम इसकी। श्वसनीय शोथ श्वसनीय नलियों की सूजन है जो फेफड़ों से वायु का स्थानांतरण करती है। धूम से संपर्क, धूम में प्रदूषण का मिश्रण होता है जिसमें भूमि तल ओजोन कणकीय पदार्थ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा अन्य हानिकारक पदार्थ सम्मिलित होते हैं। इन प्रदूषकों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से श्वसन तंत्र में जलन हो सकती है जिससे श्वसनीय शोथ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं तथा इसके विशेषज्ञ पहले से मौजूद श्वसन संबंधी समस्याओं वाले व्यक्तियों में अधिक जोखिम होता है। सांस लेने में समस्या, अब इसकी परिभाषा को समझते हैं। सांस लेने की समस्याओं में कई प्रकार की श्वसन संबंधी समस्याएं शामिल हो सकती हैं जिनमें सांस लेने में कठिनाई, घरघराहट और श्वसन में कठिनाई सम्मिलित है। धूम से संपर्क, धूम में मौजूद प्रदूषक वायु मार्गों में जलन उत्पन्न कर सकते हैं और अस्थमा तथा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जैसी श्वसन स्थितियों को बढ़ा सकते हैं। बढ़े हुए वायु प्रदूषण की अवधि के दौरान खराब श्वसन स्वास्थ्य वाले व्यक्तियों को सांस लेने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है। अब इसकी परिभाषा समझते हैं रिकेट्स की। रिकेट्स विटामिन डी, कैल्शियम या फास्फेट की कमी के कारण होने वाली स्थिति है जिससे अस्थियां कमज़ोर और मुलायम हो जाती हैं, यानी जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर और मुलायम हो जाती हैं। धूम से संपर्क, हालांकि रिकेट सीधे तौर पर धूम के कारण नहीं होता है, लेकिन वायु प्रदूषण के उच्च स्तर के संपर्क में आने से विभिन्न अप्रत्यक्ष स्वास्थ्य प्रभाव हो सकते हैं। उदाहरण के लिए खराब वायु गुणवत्ता से समग्र स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। संभावित रूप से इससे पोषण तथा बाहरी गतिविधियों प्रभावित हो सकती है जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क से विटामिन डी संश्लेषण के लिए आवश्यक है। धूम एक शब्द है जिसका उपयोग एक प्रकार के वायु प्रदूषण का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो विभिन्न प्रदूषकों के संयोजन से उत्पन्न होता है, जिसमें प्राय भूमि तल ओजोन कणकीय पदार्थ, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा वाष्पशील कार्बनिक यौगिक सम्मिलित होते हैं। धूम को सामान्यतः उच्च स्तर की औद्योगिक और वाहन गतिविधियों वाले शहरी क्षेत्रों में देखा जाता है। धूम मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है जिससे श्वसन संबंधी समस्याएं, दृश्यता समस्याएं तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं। धूम के दो मुख्य प्रकार हैं। प्रकाश रासायनिक धूम जो सूर्य के प्रकाश की उत्पत्ति में रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से बनता है, और सल्फर या औद्योगिक धूम जो जीवाश्म
ईंधन के जलने के परिणाम स्वरूप बनता है। धूम के संपर्क से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए, वायु प्रदूषण को कम करने, वायु गुणवत्ता में सुधार तथा निवारक उपाय करने के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिनिटस रोग का क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन हो जाएंगे इसके, ए कान में लगातार बजने वाली आवाज़, बी कम दृष्टि, सी शुष्क त्वचा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाइयों बहनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कान में लगातार बजने वाली आवाज़। भाइयों बहनों अब देखते हैं कि हमारा ऑप्शन ए ही क्यों है। अब इसे हम डिटेल में समझते हैं। बहरापन को बीमारी नहीं माना जाता है। यह आमतौर पर आंतरिक कान की क्षति या तंत्रिका क्षति के कारण होता है। इसके कई कारण हैं, कान में अत्यधिक मैल, तेज आवाज़, बुढ़ापा, वायु में फंसी वस्तुएं आदि। टिनिटस, अब टिनिटस को समझते हैं। टिनिटस यह बिना किसी बाहरी श्रवण उत्तेजना के ध्वनि की धारणा है। इस ध्वनि को अक्सर बजने के रूप में वर्णित किया जाता है, लेकिन यह स्वरमान में भिन्न हो सकता है और भनभनाहट, गर्जना, क्लिक या कई अन्य ध्वनियों का रूप ले सकता है। यह स्थिर या रुक रुक कर जोर से या सौम्य हो सकता है। जब यह स्थिर होता है तो यह कष्टप्रद और विचलित करने वाला होता है। टिनिटस श्रवण तंत्रिका के सूक्ष्म अंत को नुकसान का परिणाम है। ज़्यादातर टिनिटस तेज आवाज़ के संपर्क में आने के कारण होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार टिनिटस रोग का प्रभाव कान में लगातार बजने वाली आवाज़ है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि या अदूर दृश्यता, मायोपिया के अन्य नाम हैं। प्रकाश किरणें उसकी सतह के बजाय रेटिना के सामने केंद्रित होती हैं। जब देखा जाता है तो छवियां धुंधली हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन दूर के चित्र फोकस में बाहर दिखाई देते हैं। अब आगे देखते हैं। शुष्क त्वचा। अब शुष्क त्वचा को समझते हैं। यह शुष्क मौसम, सूरज से क्षति, उम्र बढ़ने आदि के कारण होता है। हास्यांधता, अब इसे समझते हैं। धीमे हृदय स्पंदन को हास्यांधता भी कहा जाता है। वयस्कों का हृदय आमतौर पर आराम के समय 60 से 100 बार प्रति मिनट के बीच धड़कता है। हास्यांधता में प्रति मिनट 60 से कम हृदय संबंधन का अनुभव होता है। तो भाइयों बहनों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राम हर शाम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग करता है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए ध्वनि ऊर्जा, बी प्रकाश ऊर्जा, सी रसायन ऊर्जा, डी मांसपेशियों की ऊर्जा। तो भाइयों बहनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मांसपेशियों की ऊर्जा। जो खेलने में जो ऊर्जा उपयोग करता है वो मांसपेशियों की ऊर्जा उपयोग करता है। अब इसे डिटेल में समझते हैं कि मांसपेशियों की ऊर्जा ही क्यों उपयोग करता है। तो चलिए, ध्वनि ऊर्जा यह कंपन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को संदर्भित करता है, जिसे आमतौर पर ध्वनि तरंगों के रूप में सुना जाता है। हालांकि खेल के दौरान ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, बल्ले के गेंद से टकराने के प्रभाव से यह वह ऊर्जा नहीं है जिसका उपयोग राम क्रिकेट खेलने के लिए कर रहा है। प्रकाश ऊर्जा, क्रिकेट खेलने में प्रकाश ऊर्जा सीधे तौर पर शामिल नहीं है, इसलिए यह विकल्प राम की गतिविधि के लिए प्रासंगिक नहीं है। रासायनिक ऊर्जा, इस प्रकार की ऊर्जा अणुओं के बंधनों में संग्रहित होती है, जैसे कि भोजन में पाए जाने वाले बंधनों में। जब राम खाता है तो
उसका शरीर भोजन से रासायनिक ऊर्जा को मांसपेशियों की ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग क्रिकेट खेलने जैसी शारीरिक गतिविधियों के दौरान किया जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं। मांसपेशीय ऊर्जा, यानी यह सही उत्तर है। मांसपेशियों की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने से प्राप्त होती है, जिससे मांसपेशियों को सिकुड़ने और दौड़ने कूदने या क्रिकेट के बल्ले को घुमाने जैसे शारीरिक कार्य करने की अनुमति मिलती है। इसलिए राम क्रिकेट खेलने के लिए जिस ऊर्जा का उपयोग करता है उसके लिए मांसपेशियों की ऊर्जा सबसे उपयुक्त विकल्प है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यानी जो रिक्त स्थान है को नरम ऊतक की चोट कहा जाता है, यानी क्यों कहा जाता है, और ऑप्शंस देखते हैं अब हम इसमें, मतलब कौन सा आएगा इस रिक्त स्थान में। ए घर्षण, बी मौज, सी खिंचाव, डी उपयुक्त शब्द। तो भाई बहनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इस रिक्त स्थान में जो आएगा वो उपयुक्त सभी आएगा। अब इसे डिटेल में समझते हैं कि उपयुक्त सभी ये क्यों आएंगे ये सभी। तो चलिए चलते हैं। किसी खेल गतिविधि में भाग लेने के परिणाम स्वरूप लगने वाली चोटों को खेल चोटों या एथलेटिक चोट के रूप में जाना जाता है। खेल चोटें विभिन्न प्रकार की होती हैं, इन्हें निम्न में वर्गीकृत किया गया है। अब पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 त्वचा की चोटें, पॉइंट नंबर 2 नरम ऊतक की चोटें, पॉइंट नंबर 3 जोड़ की चोटें, पॉइंट नंबर 4 हड्डी की चोट। अब आगे देखते हैं, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। नरम ऊतक की चोटें मांसपेशी, स्नायु बंधन आदि की चोटें हैं। खिंचाव पेशी तंतुओं के अधिक खींचने और फटने को खिंचाव कहा जाता है। मौज खिंचाव और चोट के साथ साथ टेंडिनिटिस और बसाइटिस नरम ऊतकों की सामान्य चोटें हैं। इस प्रकार उपरोक्त सभी को नरम ऊतक क्षति माना जाता है। जब कोई दुर्घटना में, यानी जैसे कोई टक्कर वगैरह होना, जब कोई दुर्घटना में सिर या शरीर को आघात का अनुभव करता है तो सबसे आम नरम ऊतक की चोटें होती हैं, जो घाव, खरोंच, घर्षण और अवक्षेपण है। विभिन्न ऊतक चोट हैं। मौज स्नायु बंधन के अधिक खिंचाव के कारण चोट लगना। अंत क्षति शरीर के किसी हिस्से पर सीधे प्रहार के कारण होने वाला घाव, यानी सीधे प्रहार, यानी कोई डंडा मार दे या फिर कोई तलवार मार दे या फिर किसी भी प्रकार का घातक हथियार मार दे, उसके कारण हुआ घाव, प्रहार के कारण होने वाला घाव। घर्षण एक और खेल चोट है। यह किसी खुरदरी या सख्त वस्तु पर गिरने के कारण होता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा विभंजन है जिसमें अस्थियों के कुछ हिस्से में टूट होती है। ऑप्शन ए साधारण, बी बहु, सी ग्रीन स्टेक, डी संघात। तो प्यारे भाइयों बहनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साधारण। अब इसे हम डिटेल में समझते हैं। विभंजन, अब विभंजन को समझते हैं। एक विभंजन अस्थि की अखंडता में एक विराम है। विभंजन खुले मिश्रित विभंजन या बंद साधारण विभंजन हो सकते हैं। विभंजन की गंभीरता अस्थि में हल्की दरार से लेकर अस्थि के कई टुकड़ों में गंभीर रूप से टूटने तक भिन्न होती हैं। पहले हमने विभंजन को समझा, अब साधारण विभंजन को समझते हैं।
इस प्रकार के विभाजन में अस्थि पूरी तरह से अलग अलग टुकड़ों में टूटने के बजाय कुछ हिस्सों में टूट जाती है। इस प्रकार का फ्रैक्चर तब होता है जब कोई हड्डी पूरी तरह से अलग अलग टुकड़ों में टूटने के बजाय कुछ हिस्सों में टूट जाती है। इस प्रकार का विभंजन तब होता है जब कोई अस्थि पूरी तरह से अलग अलग टुकड़ों में नहीं टूटती है, बल्कि वह मुड़ जाती है और उसमें दरार आ जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी पेड़ की हरी शाखा को तोड़ने का प्रयास करता है तो वह टूटती नहीं है बल्कि मुड़ जाती है। ऐसा ही ग्रेन स्टिक विभंजन में होता है। ग्रीन स्टिक विभंजन मुख्य रूप से उन बच्चों में होता है जिनकी आयु यानी जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम होती है। संघात विभंजन। अब इसे संघात विभंजन को हम समझते हैं। संघात विभंजन क्या है? इस प्रकार का विभंजन तब होता है जब अस्थि के टुकड़े एक दूसरे में चले जाते हैं। इस प्रकार के विभंजन को ठीक होने में कम से कम 6 से 8 हफ्ते लगते हैं। अब देखते हैं विचूर्णित विभंजन। यह एक विभंजन है जिसमें अस्थि 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाती है, यानी 2 से ज़्यादा टुकड़े हो जाए, एक हड्डी के 2 से ज़्यादा टुकड़े हो जाए, 2 से ज़्यादा टुकड़ों में टूट जाती है, जिनमें से कुछ रक्त की आपूर्ति से पूरी तरह से कट जाते हैं। मिश्रित विभंजन। मिश्रित विभंजन को समझते हैं। इस प्रकार के विभंजन में विभंजन विभंजित अस्थि के टूटे हुए सिरे त्वचा पर प्रहार करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा भाइयों बहनों, हमारा क्वेश्चन है, हम खाना खाते हैं और पाचन क्रिया होती है, तो पावित भोजन से उपयोगी पदार्थ निम्न में से किसके द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? ऑप्शन ए आमाशय की भित्ति द्वारा, बी छोटी आंत्र की भित्ति द्वारा, सी बड़ी आंत्र की भित्ति द्वारा, डी यकृत में। तो भाइयों बहनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत्र की भित्ति द्वारा। अब इसे हम डिटेल में समझते हैं। पाचन। अब पाचन को समझते हैं, पाचन क्या है? यह बड़े अघुलनशील खाद्य अणुओं का छोटे पानी में घुलनशील खाद्य अणुओं में टूटना है ताकि उन्हें जलीय रक्त द्रव में अवशोषित किया जा सके। पाचन मुंह में चबाने के बाद प्रारंभ होता है और छोटी आंत में समाप्त होता है। पाचन के साथ संबंधित विभिन्न अंगों के कार्य। अब देखते हैं आमाशय। आमाशय क्या है? यह भोजन को तब तक रखता है जब तक यह एंजाइम के साथ मिश्रित होता है जो भोजन को टूटने योग्य बनाने की प्रक्रिया को जारी रखता है। यह भोजन को पचाने वाले अम्ल और एंजाइम को भी स्त्रावित करता है। छोटी आंत। अब छोटी आंत को समझते हैं। यह भोजन का 90% पाचन और अवशोषण होता है, अन्य 10% आमाशय और बड़ी आंत में होता है। छोटी आंत की सतह का मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों और खनिजों का अवशोषण है। छोटी आंत पाचन का सबसे परिश्रमी भाग है। अब देखते हैं बड़ी आंत को समझते हैं। बड़ी आंत क्या है? पानी और इलेक्ट्रोलाइट का अवशोषण, विटामिन का उत्पादन और अवशोषण बड़ी आंत के 3 मुख्य कार्य हैं। अब मुख्य 3 कार्यों को समझते हैं कौन कौन से? यकृत। यकृत का मुख्य कार्य पाचन तंत्र में छोटी आंत से अवशोषित पोषक तत्वों को संसाधित करना है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि पचे हुए भोजन से उपयोगी पदार्थ छोटी आंत की सतह द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
मिनमाटा रोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सीडी प्रदूषण, बी SO2 प्रदूषण, सी HD प्रदूषण, डी इनमें से कोई नहीं। तो भाइयों बहनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी HD प्रदूषण। अब हम इसके लिए डिटेल में समझते हैं HD प्रदूषण क्यों है। मिनमाटा रोग के विषय में हम चर्चा करेंगे, इसे विस्तार से समझेंगे। तो चलिए, मिनमाटा रोग को कभी कभी चिशो मिनमाता रोग के रूप में जाना जाता है। मिनमाटा रोग पहली बार 1956 में जापान में खोजा गया था। यह एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो गंभीर पारा विषाक्तता के कारण होता है। यह मिथाइलेजमकरी विषाक्तता है जो उन मनुष्यों में होती है जिन्होंने अपशिष्ट जल में छोड़े गए मिथाइलमकरी द्वारा दूषित मछली और घोंघा का सेवन किया है। लक्षणों में गतिभंग, हाथों और पैरों में शून्यता, मांसपेशियों की सामान्य कमजोरी, दृष्टि के क्षेत्र का संकुचित होना और सुनने और बोलने में नुकसान शामिल है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेचक और रेबीज रोग किसके कारण होते हैं? ऑप्शन ए विषाणु, बी प्रोटोजोआ, सी जीवाणु, डी सूत्रकृमि। तो भाई बहनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विषाणु यानी वायरस। अब इसे डिटेल में समझते हैं। तो चलिए, वायरस एक उपसूक्ष्मदर्शी संक्रामक कारक है जो केवल एक जीवित जीव की कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति करता है। वायरस जानवरों और पौधों से लेकर सूक्ष्मदर्शी बैक्टीरिया सहित सभी प्रकार के जीव रूपों को संक्रमित कर सकते हैं। वायरस की खोज 1892 में दिमित्री इवानोवस्की ने की थी। प्रोटोजोआ, अब इसे समझते हैं प्रोटोजोआ क्या है। यह एकल कोशिका वाले यूकेरियोट के लिए एक अनौपचारिक शब्द है जो या तो मुक्त जीव या परजीवी होते हैं जो कार्बनिक पदार्थ जैसे कि अन्य सूक्ष्म जीवों या कार्बनिक ऊतकों और अवशेष पर बढ़ते हैं। अब समझते हैं बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया यह एक प्रकार का जैविक सेल है जो प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों के एक बड़े भाग का निर्माण करता है। बैक्टीरिया सामान्य तौर पर एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीवित जीव होते हैं जो हर जगह पाए जा सकते हैं। बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। सूत्रकृमि, अब देखते हैं सूत्रकृमि क्या है। वे चिकने अखंडित शरीर वाले बहुकोषीय कीट होते हैं। वे पौधों पर बढ़ने वाले इतने छोटे कीट होते हैं कि आपको उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। यानी माइक्रोस्कोप एक लेंस होता है, उन कीटों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप लेंस की ज़रूरत पड़ेगी देखने के लिए, ऐसे दिखाई नहीं देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अभी। सूत्रकृमि को गोलकृमि भी कहा जाता है। अतः चेचक और रेबीज रोग वायरस के कारण होने वाले रोग हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 बच्चों की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए अनुसार थी। आरती आयु 12 वर्ष स्त्री, हीमोग्लोबिन 10.5 ग्राम DL। नमन आयु 12 वर्ष पुरुष, हीमोग्लोबिन 8 ग्राम DL। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ऑप्शन ए आरती अनीमिया से पीड़ित है, ऑप्शन बी दोनों ही अनीमिया से पीड़ित हैं, ऑप्शन सी दोनों ही अनीमिया से पीड़ित नहीं है, डी नमन अनीमिया से पीड़ित
है। तो भाइयों बहनों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों ही अनीमिया से पीड़ित हैं। अब ये दोनों ही अनीमिया से पीड़ित क्यों हैं, तो चलिए हम इन्हें डिटेल में समझते हैं। तो चलिए, एक रोग एक ऐसी स्थिति है जो कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के सामान्य कामकाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यह रोगाणुओं, स्वस्थ आहार की कमी या आनुवंशिक भी हो सकता है। कमी रोग, अब ये देखते हैं कि कौन सी कमी से कौन सा रोग होता है। एक रोग जो मानव शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों या आहार तत्वों जैसे विटामिन और खनिजों की कमी के कारण होता है। रक्त लापता, रक्त लापता एक ऐसी स्थिति है जो किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन का स्तर गिरकर आयु के 5% से कम हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति को अपने शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन ले जाने के लिए स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होती है। रक्त लापता रोग आयरन की कमी से होता है। रक्त लापता से पीड़ित रोगी के रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर औसत स्तर से नीचे तक चला जाता है। रक्त लापता रोगी हमेशा कमजोर और थका हुआ महसूस करता है। स्पष्टीकरण, अब इसे स्पष्ट करते हैं आखिर इसका मतलब महत्व क्या है। क्लिनिक पैथोलॉजी रिपोर्ट एक मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें शरीर के अंग, रक्त या ऊतक स्थिरता रिपोर्ट के बारे में प्रयोगशाला में किए गए कुछ विश्लेषण शामिल होते हैं। नमूने का विश्लेषण एक विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है जो प्रक्रिया करता है और उसी के लिए एक रिपोर्ट लिखता है। बालक 11 से 18 वर्ष की आयु में सामान्य हीमोग्लोबिन सांद्रता 12.7 से 17.7 ग्राम DL और बालिकाओं में इसकी सांद्रता 12 से 15 ग्राम DL है। इस प्रकार उपरोक्त आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि आरती और नमन दोनों का हीमोग्लोबिन सामान्य स्तर से नीचे है और इस प्रकार से दोनों रक्त लापता पीड़ित हैं। दोनों जो हैं वो रक्त लापता पीड़ित हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मादक दवाओं की लत को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा का नाम क्या है। तो ऑप्शन हो जाएंगे हमारे दोस्तों, ए फॉलिक एसिड, बी ककेन, सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी पैथिडीन। तो भाइयों बहनों, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी नई वीडियो लेकर आएँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।